हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं AW ऑनलाइन एजुकेशन और मैं सुबोध कुमार। तो आज हम पाचन एवं अपशोषण चैप्टर का लेक्चर नंबर 7 लाए हैं। लेक्चर नंबर 6 हम पहले देख चुके हैं। तो आज हम देखेंगे पाचित उत्पादों का अवशोषण। तो ये प्योरली NCERT की लाइन है। अवशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें पाचन से प्राप्त उत्पाद यांत्रिक म्यूकोसा से निकलकर रक्त या लसिका में प्रवेश करते हैं। ये समझिए ये क्या कहने चाह रहे हैं। देखिए, हम पहले लेक्चर में देख चुके हैं, जो इंटेस्टाइन होती है या स्टमक अमाशय होता है, उसके अंदर 4 लेयर होती हैं। सबसे पहली वाली लेयर ये होती है म्यूकोसा, इसके बाद होती है सबम्यूकोसा, उसके बाद होती है मस्कुलरिसिस, उसके बाद होती है सिरोसा। अब ये कह रहे हैं जो भोजन खाते हैं वो भोजन म्यूकोसा में रहता है। अब ये भोजन के आवश्यक तत्व अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो ये आवश्यक तत्व भोजन के पार्टिकल से निकलकर म्यूकोसा में अवशोषित हो जाते हैं। और यह है अवशोषण। निष्क्रिय, सक्रिय अथवा सुसांद्य परिवहन क्रियाविधि द्वारा संपादित होता है। अब देखिए, सक्रिय एवं सुसांद्य अथवा सुसांद्य परिवहन किस तरह से होता है, हम इसके विस्तार से थोड़ा सा देख लेते हैं। निष्क्रिय परिवहन। अब देखिए, निष्क्रिय परिवहन क्या होता है। प्रवणता की आवश्यकता होती है। निष्क्रिय परिवहन में प्रवणता की आवश्यकता होती है। जैसे प्रवणता क्या होती है, हाई से लो। मतलब देखिए, ये कोशिका की झिल्ली है, ये कोशिका की झिल्ली है, ठीक है। अब ये कोशिका के बाहर, कोशिका के अंदर। अब जैसे मान लीजिए ग्लूकोज का लेवल कोशिका के बाहर ज़्यादा है और कोशिका के अंदर कम है। तो हाई से लो जो ग्लूकोज का परिवहन होगा वो आसानी से हो जाएगा। और इन दोनों के बीच का जो अंतर है वही प्रवणता कहलाती है। दोबारा समझिए, कोशिका के बाहर ग्लूकोज ज़्यादा है, कोशिका के अंदर ग्लूकोज कम है, तो ज़्यादा से कम की तरफ फ्लो हो जाता है। और ये इस फ्लो के लिए प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब कोशिका झिल्ली से बिना प्रोटीन के ये परिवहन हो जाता है। और इस तरीका के परिवहन को हम निष्क्रिय परिवहन कहते हैं। ऊर्जा की आवश्यकता मतलब ATP ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए क्यों, क्योंकि हाई से लो के लिए परिवहन के लिए हमें किसी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। मतलब कोशिका को ऊर्जा खर्च करनी नहीं पड़ती। अब देखिए, सुसांद्य परिवहन में क्या है, प्रवणता की आवश्यकता होती है। इसमें भी प्रवणता की आवश्यकता होती है। मतलब हाई से लो की तरफ फ्लो होता है। कोशिका के बाहर हाई है, कोशिका के अंदर लो है, तो आसानी से ये फ्लो हो जाता है, परिवहन हो जाता है। प्रोटीन की आवश्यकता होती है। देखिए, सुसांद्य परिवहन में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कोशिका झिल्ली, ये कोशिका की झिल्ली है। अब कोशिका की झिल्ली में विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है। इस प्रोटीन से होकर ग्लूकोज, क्लोराइड आयन, अन्य जैसे सोडियम आयन, अन्य तत्व आसानी से परिवहित हो जाते हैं। तो सुसांद्य परिवहन में प्रोटीन की आवश्यकता होती है, सांद्य प्रवणता की आवश्यकता होती है, हाई से लो की तरफ होता है, लेकिन ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। ऊर्जा की आवश्यकता नहीं, ATP इसमें खर्च करनी नहीं पड़ती है। तीसरा देखिए, सक्रिय परिवहन में प्रवणता की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब इसमें लो से हाई की तरफ परिवहन होता है। जब आप लो से हाई
की तरफ किसी चीज को परिवहन कराना चाहते हैं तो आपको ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसमें एटीपी खर्च होती है। देखिए कोशिका झिल्ली में विशेष प्रकार की प्रोटीन से होकर ग्लूकोज का परिवहन होता है। मान लीजिए कोशिका के बाहर ग्लूकोज कम है और कोशिका के अंदर ज़्यादा है, तो अब कम से अधिक की तरफ ले जाने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इसमें सक्रिय परिवहन में प्रवणता की आवश्यकता नहीं होती, लो से हाई की तरफ परिवहन होता है। प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन ये विशेष प्रकार की प्रोटीन है जो कोशिका झिल्ली में उपस्थित होती है और एटीपी की आवश्यकता होती है। अब देखिए ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, क्लोराइड आयन आदि की थोड़ी मात्रा सरल विसरण प्रक्रिया द्वारा रक्त में पहुंच जाती है। देखिए जैसे ये हमारी कोशिका की झिल्ली है, जब यहाँ कोशिका के बाहर ग्लूकोज हाई होगा और कोशिका के अंदर लो होगा तो ये थोड़ी मात्रा इसकी निष्क्रिय परिवहन के द्वारा परिवहन हो जाती है। लेकिन जब इन दोनों का जो सांद्रता होती है वो बराबर हो जाती है या कोशिका के बाहर कम हो जाती है तो सक्रिय परिवहन की आवश्यकता पड़ती है। इन पदार्थों का रक्त में पहुंचना सांद्र प्रवणता पर निर्भर करता है। मैं बता चुका हूं सांद्र प्रवणता क्या होती है। हालांकि ग्लूकोज और अमीनो एसिड जैसे कुछ पदार्थ वाहक प्रोटीन की मदद से अवशोषित होते हैं। देखिए वाहक प्रोटीन क्या होती है मैं बता चुका हूं। कोशिका झिल्ली के अंदर जो प्रोटीन होती है, देखिए ये कोशिका झिल्ली है और इसमें विशेष प्रकार की ये प्रोटीन है और इस प्रोटीन हालांकि ग्लूकोज और अमीनो एसिड कुछ वाहक प्रोटीन है की मदद से अवशोषित होते हैं। इस क्रियाविधि को सुसांद्य परिवहन कहते हैं। मैंने बताया था कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन उपस्थित होगी तो उसे हम सुसंध्य परिवहन कहते हैं। लेकिन सुसांद्य परिवहन में ऊर्जा खर्च नहीं होती है और सांद्र प्रवणता की आवश्यकता होती है, मतलब हाई से लो की ओर जाती है। और ग्लूकोज और अमीनो एसिड जैसे कुछ पदार्थों की प्रोटीन की मदद से अवशोषण होता है और इस क्रियाविधि को सुसांद्य परिवहन कहते हैं। अगला लाइन देखते हैं। देखिए जल का परिवहन परासरणी प्रवणता पर निर्भर करता है। प्रवणता मतलब वो फिर मैं बताना चाहता हूँ एक बार और आपको बार बार बता रहा हूँ ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। ये कोशिका झिल्ली है, यहाँ वाटर H2O ज़्यादा है, हाई है और यहाँ H2O लो है, तो यह सांद्र प्रवणता से कोशिका के अंदर परिवहन कर जाता है। अब देखिए आगे, सक्रिय परिवहन सांद्र प्रवणता के विरुद्ध होता है। मैं बता चुका हूँ सक्रिय परिवहन में क्या होता है, फिर एक बार बताना चाहता हूं कि देखिए कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली के बाहर लो है और कोशिका के अंदर हाई है और फिर भी ग्लूकोज को हमें कोशिका के अंदर लाना है तो हमें सक्रिय परिवहन की आवश्यकता होगी, जिसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये बता चुका हूं क्योंकि जब आप किसी वस्तु को लो से हाई की तरफ लाएंगे तो आपको एनर्जी यानी ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। विभिन्न पोषक तत्वों जैसे एमिनो अम्ल, ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड है और सोडियम आयन विद्युत अपघट्य का रक्त में अवशोषण इसी क्रियाविधि द्वारा होता है। देखिए जब कुछ ग्लूकोज की मात्रा निष्क्रिय परिवहन से भी आती है, लेकिन जब कोशिका के बाहर और कोशिका के अंदर ग्लूकोज का अंतर ज़्यादा हो जाता है तो हमें सक्रिय परिवहन की आवश्यकता पड़ती है। आगे देखिए एनसीईआरटी की अगली लाइन क्या है। बसा अम्ल ऑल ग्लिसरॉल अविलय होने के कारण रक्त में अवशोषित नहीं हो पाते हैं। अब इसका मतलब समझिए, हम डिटेल में देखते हैं। देखिए मैं पहले बता चुका हूँ आंत के अंदर और अमाशय के अंदर 4 लेयर होती हैं। ये होती है हमारी म्यूकोसा, ये होती है सब म्यूकोसा,
इसके बाद होती है मस्कुलरिसिस, उसके बाद होती है सिरोसा। ये आपको क्रम भी याद रखना है। अब क्या होता है, जैसे हमारे भोजन में, ये हमारा भोजन का पार्टिकल है, इसमें वसा अम्ल और ग्लिसरॉल होते हैं जो वॉटर के अंदर नहीं घुल पाते। जब ये वॉटर हमारी आंत में अवशोषित कर लिया जाता है, लेकिन वसा अम्ल वॉटर के अंदर विलय नहीं हो पाते हैं, इस कारण से आंत उसे अवशोषित नहीं कर पाती है। तो हम देखिए यहाँ म्यूकोसा का अलग से डायग्राम बना लेते हैं, निकाल लेते हैं। ये हमारी मान लीजिए म्यूकोसा है। अब इसके भोजन में, हमारे भोजन में यहाँ पे वसाम्ल है। अब ये वसाम्ल इस तरह से वॉटर के अंदर तैरते रहते हैं। ये वॉटर में नहीं घुलते हैं, इस कारण से आंत इन्हें सीधे अवशोषित नहीं कर सकती। अब देखिए ये कह रहे हैं कि सर्वप्रथम विलय सूक्ष्म विलों में समाविष्ट होकर आंतीय म्यूकोसा में चले जाते हैं, जिन्हें हम मीजेल कहते हैं। देखिए क्या होता है कि ये वसा के और ग्लिसरॉल के पार्टिकल्स होते हैं, ये छोटे छोटे बूंदों में टूटकर और म्यूकोसा, ये म्यूकोसा की लेयर है, म्यूकोसा में पहुंच जाते हैं। म्यूकोसा में पहुंचने के बाद ये क्या बनाते हैं, मीजेल। जब ये वसा अम्ल और ग्लिसरॉल म्यूकोसा में अवशोषित हो जाते हैं तो ये मीजेल कहलाते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मीजेल कहाँ देखने मिलता है, तो आपका आंसर होगा आंत की म्यूकोसा में। उसके बाद ये क्या होता है, ये प्रोटीन आश्रित सुस्व, देखिए ये प्रोटीन से आश्रित, मतलब ये ग्लिसरॉल जो होते हैं ये प्रोटीन की लेयर अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं और सूक्ष्म गोलिकाओं में पुनः संचरित होकर अंकुरों की बिलाई और वाहिनियों में चले जाते हैं। देखिए सब म्यूकोसा के अंदर अंकुरों की बिलाई संचित होकर अंकुरों की लसिका वाहिनियों लैक्टिलियन में चले जाते हैं और ये लसिका वाहिकाएं अंत में अवशोषित पदार्थों को रक्त में छोड़ देती हैं। अब ये लैक्टिलियन और लसिकाओं में अवशोषित हो जाते हैं और बाद में ये रक्त के अंदर छोड़ दिए जाते हैं। अब देखिए पदार्थों का अवशोषण आहार नाल के विभिन्न भागों जैसे मुख, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत में होता है। देखिए भोजन का जो अवशोषण होता है वो मुख के अंदर भी होता है, जो बताया था स्टार्च का अवशोषण लार एमाइलेज की उपस्थिति में होता है। आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत में भी कुछ पदार्थों का अवशोषण होता है, परंतु सबसे अधिक अवशोषण छोटी आंत में होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है ये एनसीईआरटी की कि सबसे अधिक अवशोषण छोटी आंत में होता है। अवशोषण सारांश तालिका 16.1 में दिया गया है। देखिए ये तालिका 16.1 है एनसीईआरटी की। इसमें मुख के अंदर किसका अवशोषण होता है, कुछ औषधियाँ जो मुख और जीभ की निचली सतह में म्यूकोसा में संपर्क में आती हैं, वे आश्रित करने वाली रुधिर केशिकाओं में अवशोषित हो जाती हैं। अब देखिए आमाशय के अंदर जल, शर्करा, एल्कोहल आदि का अवशोषण होता है। छोटी आंत में पोषक तत्वों के अवशोषण का प्रमुख अंग है छोटी आंत। पोषक तत्वों का सबसे अधिक अवशोषण छोटी आंत में होता है। यहाँ पर पाचन की क्रिया पूरी होती है और पाचन के अंतिम उत्पाद जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल और अमीनो अम्ल वसा अम्ल का म्यूकोसा द्वारा प्रवाह और लसिका में अवशोषित होते हैं, जो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। बड़ी आंत के अंदर जल, कुछ खनिज और औषधि का अवशोषण होता है। बड़ी आंत के अंदर जल का और कुछ खनिजों का अवशोषण होता है। देखिए तालिका आप 16.1 देख चुके हैं। अवशोषित पदार्थ अंत में ऊतक में चले जाते हैं। देखिए जो अवशोषित हमने पदार्थ किए वो ब्लड के जरिए ऊतक में चले जाते हैं, जहाँ वे विभिन्न क्रियाओं में उपयोग
में लाए जाते हैं। अब जो पदार्थ हमने अवशोषित किए वो ब्लड के अंदर गए और ब्लड के अंदर से हमारे ऊतकों में गए और ऊतक में हमारे जो कार्य हमने किया उसमें एनर्जी के लिए उपयोग कर लिए जाते हैं। इस क्रिया को हम स्वयमांगीकरण एसिमिलेशन कहते हैं। पाचन अपशिष्ट मलाशय में कठोर, देखिए पाचक अपशिष्ट मलाशय में कठोर होकर, देखिए बड़ी आंत के अंदर जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है वो बड़ी आंत के अंदर चला जाता है और पाचक अपशिष्ट मलाशय में कठोर होकर संबंधित मल बन जाता है, जो यांत्रिक प्रतिक्रियाओं जो तांत्रिक प्रतिक्रियाओं न्यूरल रिफ्लेक्स क्रियाओं को शुरू करता है। देखिए जब मल बड़ी आंत के अंदर पहुंचता है और वो हमारे नर्वस सिस्टम पर संदेश भेजता है जिससे मल त्यागने की इच्छा पैदा होती है। तो मल त्यागने की इच्छा एक ऐच्छिक क्रिया है। मल त्यागने की क्रिया एक ऐच्छिक क्रिया है। मल द्वार से मल का वहिक्षेपण एक ऐच्छिक प्रक्रिया है। देखिए मैं पहले बता चुका हूँ, वॉलेंट्री। मल द्वार से मल का वहिक्षेपण एक ऐच्छिक प्रक्रिया है जो एक बड़ी किरणकुंचन गति से पूरी होती है। ये मैं पहले किरणकुंचन गति के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। केवल हमारे पढ़ने के लिए पाचन के विकार और अनियमितताएं, मतलब पाचन से संबंधित रोगों के बारे में केवल यही बचा है और बाकी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।